नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का पहला अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति का करने वाले हैं। ये इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। देखिए, जैसा हम सबको विदित है, हम जानते हैं कि अब की बार जो परीक्षाएं होंगी बोर्ड की 10वीं कक्षा की, उस कक्षा में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, जिसमें आपके एमसीक्यू भी होंगे, बहुविकल्पीय जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं एमसीक्यू। उसमें आपके वन वर्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक वर्ड के आपको उत्तर देना होगा, एक लाइन में उत्तर देना होगा। इसके अलावा आपको रिक्त स्थान भरने का भी हो सकता है सवाल आए। तो आपको करना क्या है कि इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, अगर होते हैं, पाए जाते हैं, अगर वो सारे आप कर पाएं, तो आप 100% पूरे के पूरे मार्क्स ले पाएंगे। मैंने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जैसे कि बुक में एक एक सेंटेंस को मैंने पढ़ा है, जिस भी सेंटेंस में 1 नंबर का सवाल बन सकता है वो मैंने लिया है। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। और तीसरा, अपने अनुभव के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा शेष, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा सुना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सत्ता की साझेदारी। सबसे पहला सवाल है, बेल्जियम किस महाद्वीप पर स्थित है? देखिए, इस अध्याय में हम मुख्यतः 3 देशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला है बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा, हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा, हम भारत के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। और इन तीनों देशों के उदाहरण से हम चीज समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ठीक ठाक से हो, सत्ता की साझेदारी हो, तो जो शासन व्यवस्था है बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है। तो पहला ही सवाल है, बेल्जियम किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप में। यूरोप जो एक महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में से, वहां के देश का एक एग्जाम्पल इस चैप्टर में लिया गया है। दूसरा सवाल है कि इस देश की राजधानी का क्या नाम है? बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ब्रुसेल्स। और आपको ब्रुसेल्स से संबंधित भी क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 2 सवाल हो गए, बेल्जियम स्थित है यूरोप में और उसकी राजधानी का नाम है ब्रसल्स। तीसरा सवाल है कि जो बेल्जियम की सीमाएं हैं किन देशों में लगती है, यह सवाल भी दिया हुआ है। हालांकि पिछले पेपर में नहीं आया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तो यह सवाल भी आ सकता है। देखिए कि बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं, सवाल है। तो आप जब विश्व का मानचित्र देखेंगे, ये बहुत जरूरी है कि आपको मानचित्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप मानचित्र पर नजर डालेंगे, वहां पर बेल्जियम की लोकेशन को देखेंगे और बेल्जियम के आसपास जो ये देश हैं, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी, अगर आपने मैप में इनको एक बार देख लिया, तो अगर ये सवाल आपको आपके सामने आता है तो आप सीधा सीधा इसका जवाब दे सकते हैं कि बेल्जियम की जो सीमाएं हैं, हमारी बुक में 3 देशों के नाम दिए हैं, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। आगे चलते हैं। आगे सवाल है, बेल्जियम की निर्जातीय संरचना का उल्लेख करें। देखिए, अगर आपको निर्जातीय संरचना के शब्द का अर्थ मालूम है तो आपके सामने इस चैप्टर, ये जो अध्याय है, बहुत आसान हो जाता है। देखिए, भारत में सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत में जो सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, वो किस किस आधार पर पाई जाती हैं? देखिए, धर्म के नाम पर यहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन और बौद्ध रहते हैं। तो धर्म के नाम पर भिन्नताएं हैं। दूसरा है, यहां पर भाषाएं हैं। यहां पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और करीबन 22 भाषाओं को संविधान की सूची में स्थान भी मिला है। तो भाषा के आधार पर सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारे यहां पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। बहुत सारी जातियां यहां पर पाई जाती हैं। तो इसी तरह से निर्जातीय संरचना भी एक सामाजिक भिन्नता का ही रूप है। लेकिन यहां पर जो सामाजिक भिन्नता है वो 2 आधारों पर होती है। एक तो संस्कृति के आधार पर कि जो एक समूह है उनकी संस्कृति एक जैसी होती है। दूसरा, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी जो शारीरिक बनावट है वो सबकी एक जैसी होती है। तो हम कह सकते हैं कि निर्जातीय संरचना का मतलब है एक ऐसा समूह जो एक जैसी संस्कृति को साझा करते हैं और साथ में उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी होती है। तो ये भी एक
सामाजिक भिन्नता का ही रूप है। अब इस सवाल को हम देखेंगे कि बेल्जियम की निर्जातीय संरचना। तो जो बेल्जियम की निर्जातीय संरचना की हम बात करेंगे तो हम यहां पर मुख्यतः लेंगे भाषा को और दूसरा स्थान को। तो देखिए, जहां तक भाषा की बात है तो वहां पर तीन भाषाएं बोलने वाले रहते हैं। डच बोलने वाले रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं और जर्मन बोलने वाले रहते हैं। तो हम देखेंगे कि 59% तो डच भाषा बोलते हैं, यानी कि जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो बहुसंख्यक हैं। तो यहां पर आपको बहुसंख्यक शब्द का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। जिसकी संख्या 50% से ज्यादा होती है जिस समूह की, वो बहुसंख्यक होता है, और 50% से कम वाले को अल्पसंख्यक कहा जाता है। ये शब्द भी इस अध्याय में महत्वपूर्ण रोल करेंगे। तो बहुसंख्यक का और अल्पसंख्यक का यहां पर आपको ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। तो यहां पर जब हमने भाषाई समूह देखे, डच भाषा देखी, फ्रेंच भाषा देखी और जर्मन देखी, तो हमने देखा कि जो बहुसंख्यक हैं वो डच भाषा बोलने वाले हैं, 59% हैं, और जिस स्थान पर वो रहते हैं उसको फ्लेमिश कहा जाता है। मान लो ये एक देश है, तो ये कोई इलाका है जिसका नाम है फ्लेमिश, ये दूसरा इलाका है जिसका नाम है वेलोनिया। एक है फ्लेमिश, नाम मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, और दूसरा है वेलोनिया, मतलब इनके इलाके भी अलग अलग हैं। तो फ्लेमिश जो इलाका है वहां पर रहते हैं डच भाषा बोलने वाले, जो 59% हैं, और दूसरे इलाके वेलोनिया में रहते हैं फ्रेंच बोलने वाले, जो 40% हैं, और जो जर्मन भाषा बोलने वाले हैं वो भिन्न भिन्न इलाकों में रहते हैं, कुछ हैं अल्पसंख्यक हैं। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि पूरे बेल्जियम में जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो बहुसंख्यक हैं, और ये जो दोनों हैं फ्रेंच और जर्मन, ये अल्पसंख्यक हैं। अब देखिए, इन्हीं से संबंधित हमारे अगले सवाल हो जाते हैं। अगर आपको निर्जातीय संरचना समझ में आ गया और उनकी भाषा के आधार पर जो उनके समूह की प्रतिष्ठा है वो समझ में आ गई, और वो किस इलाके में रहते हैं वो समझ में आ गया, तो आने वाले सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। हम आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा डच भाषा बोलता है। हमने बताया था बहुसंख्यक है और 59% है। इसी तरह से एक सवाल आपको सामने आ सकता है कि बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। तो फ्लेमिश में कौन रहते हैं? डच हैं, और डच कितने प्रतिशत हैं? 59% हैं। इस तरह से ये दो सवाल हमारे सामने आ गए। अगला हिस्सा है कि बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्रेंच भाषा बोलता है। हमने देखा था 40% जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। यहां पर दिया हुआ है, ये इसका आंसर भी दिया हुआ है 40%। ठीक है जी। अब फिर आ गया, उसी से संबंधित है वेलोनिया में। भाई वेलोनिया में फ्रेंच भाषा वाले लोग रहते हैं, तो कितने रहते हैं? बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा वेलोनिया में रहता है? वो आबादी का हिस्सा जो फ्रेंच भाषा बोलता है 40% है। अगला ही सवाल जो हमने पहले ही कर लिया है कि बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा जर्मन भाषा बोलता है, तो 1% केवल। ठीक है। उसके बाद यह सवाल भी हो सकता है कि बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो 3 भाषाएं हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन। इस तरह से बेल्जियम से संबंधित जो छोटे छोटे सवाल हैं यहां हम देख पा रहे हैं कि हमें आसानी से समझ में आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेल्जियम की राजधानी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा सा फर्क है। यहां देखिए, हम निर्जातीय संरचना की बात कर रहे हैं, कहां की कर रहे हैं? बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स की निर्जातीय संरचना की बात कर रहे हैं। तो जब निर्जातीय संरचना की तरफ हम देखते हैं तो थोड़ा सा फर्क हमें नजर आता है। क्या फर्क नजर आता है? जब केवल पूरे बेल्जियम की भी बात की जाए तो बेल्जियम में तो डच भाषा वाले बहुसंख्यक हैं और फ्रेंच वाले अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ब्रसल्स में स्थिति उल्टी हो जाती है। जो मान लेते हैं ये आपका बेल्जियम है, ये आपका फ्लेमिश रीजन है, ये वेलोनिया है, ये मान लेते हैं कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। तो एक ये सवाल भी उठता है कि बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें कि लोग जो हैं, निर्जातीय संरचना कैसी है, तो हम देखेंगे कि निर्जातीय जो संरचना है वो 80% जो हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो यहां पर जो बहुसंख्यक है वो कौन हो गए? फ्रेंच बोलने वाले। और जो केवल 20% जो आबादी है वो डच भाषा बोलती है। इस तरह से ब्रसल्स की जो निर्जातीय संरचना है बेल्जियम की निर्जातीय संरचना से बिल्कुल उलट है। पूरे बेल्जियम में डच वाले बहुसंख्यक हैं, फ्रेंच वाले अल्पसंख्यक हैं। ब्रसल्स में जो फ्रेंच वाले हैं वो बहुसंख्यक हैं और जो डच वाले हैं वो
अल्पसंख्यक हैं, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसी पे आधारित अगले सवाल आएंगे कि ब्रसेल्स में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा बोलने वाली है। 80% हमने पहले ही बात कर लिया है। इसके बाद जो सवाल है कि ब्रसेल्स में जो राजधानी है बेल्जियम की, उसमें कितने प्रतिशत आबादी डच भाषा बोलने वाली है। तो देखेंगे अल्पसंख्यक हैं, 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। अगला जो सवाल है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहां पर हम 3 देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो दूसरा देश है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है। तो सवाल है, श्रीलंका कौन से महाद्वीप पर स्थित है। फिर से श्रीलंका, अगर आप विश्व का मानचित्र देखोगे, एशिया का मानचित्र देखोगे, यहां तक कि भारत का भी मानचित्र देखोगे, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। और जहां तक महाद्वीप की बात है, वो एशिया के दक्षिणी भाग में है। आप दक्षिणी भाग को हो सकता है उसमें ना दिया हो, लेकिन यहां बताना मेरे लिए जरूरी था कि एशिया के दक्षिणी भाग में, यानी कि जो महाद्वीप है वो तो एशिया है, और एशिया का कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा। आगे चलते हैं कि श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है। जिस तरह से हमने बेल्जियम की राजधानी का नाम किया था, उसी तरह से श्रीलंका की राजधानी का नाम है कोलंबो। आगे और सवाल देखते हैं। यह सवाल दिया हुआ है कि श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है। हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। देखिए, हम इसमें एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं हैं, जो भी सवाल बन सकता है, क्योंकि एक तो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक होता है कि सारे क्वेश्चन। अब की बार हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नहीं ध्यान देना है, सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए प्रत्येक सवाल को हमने करना है। अगला सवाल है, जनसंख्या कितनी है श्रीलंका की। तो लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या है श्रीलंका की। और श्रीलंका को आज़ादी कब मिली, यानी कि जो श्रीलंका थी वो पहले भी किसी यूरोपियन कंट्री के नियंत्रण में थी, और उसको आज़ादी मिली 1948 में। हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, और श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था वो 1948 में आज़ाद हुआ था। अगला सवाल श्रीलंका से संबंधित, अगर ये आपको सारा आ गया, मैं आपको बता दूं, तो श्रीलंका से संबंधित आपको सारे सवाल आ जाएंगे। निर्जातीय संरचना को मैंने पहले बता दिया था कि साझा संस्कृति और शारीरिक बनावट के आधार पर सामाजिक भिन्नता। तो जो श्रीलंका है उसकी निर्जातीय संरचना कैसी है, वहां पर भी जो भिन्नता है वो भाषा के आधार पर है। वहां पर मुख्यतः 2 भाषा बोलने वाले समूह हैं, एक तो सिंहली भाषा है, सिंहली भाषा, और दूसरी जो भाषा है वो है तमिल। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इनका प्रतिशत क्या है। 74% सिंहली भाषा बोलते हैं, यानी कि ये कौन से हो गए, बहुसंख्यक। बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है तमिल, 18% तमिल भाषाई लोग हैं। इन 18 को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि जो 13% हैं वो तो वहां पर जो श्रीलंका में स्थानीय निवासी हैं, वहीं पैदा हुए, वहीं रहते हैं, लेकिन जो 5% हैं वो भारत से जो स्थानांतरित होकर के गए थे, माइग्रेट होकर गए थे और श्रीलंका में ही रह गए। तो 13 जमा 5 18% जो हैं वो तमिल भाषा वाले लोग हैं। उसके बाद 7% लोग ईसाई भी हैं, जो तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोलते हैं। इस तरह से जो निर्जातीय संरचना है, 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, 18% तमिल भाषाई लोग हैं, जिनमें से 13% वहाँ के स्थानीय हैं, और 5% जो हैं भारतीय तमिल हैं, और 7% लोग ईसाई हैं जो तमिल और सिंहली भाषा बोलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात श्रीलंका की मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है और बहुसंख्यवाद है। इन शब्दों को समझ लेंगे तो आने वाले अध्याय में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 तरह की शासन व्यवस्था होती है, एक यहां पर लिखी हुई है एकात्मक शासन व्यवस्था, एक होती है संघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती है। केंद्रीय सरकार सबसे शक्तिशाली होती है किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में। और जो संघीय व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। बंटवारा किस में किया जाता है, केंद्रीय सरकार में और राज्य की सरकारों में सत्ता का, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है संघीय में। इस तरह से 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती हैं, एकात्मक जिसमें सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं, और दूसरी होती है संघीय जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है।
एक और शब्द यहां पर है बहुसंख्यवाद। ये 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है। बहुसंख्यवाद, मैंने पहले बताया था, जो भी आबादी 50% से ज्यादा होती है उसको बहुसंख्यक कहते हैं, और जो 50% से कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो बहुसंख्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि देश में जो भी समूह बहुसंख्यक है, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है, वही देश पर राज करेगा, जिस तरह से वो चाहे राज करेगा। और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। सभी संसाधनों पर पहला अधिकार बहुसंख्यक समूह का होगा और अल्पसंख्यक की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इस तरह से बहुसंख्यवाद मैंने आपको बता दिया, और एकात्मक के साथ मैंने आपको संघीय बता दिया। ये अगर कुछ बातें आपको आती हैं तो आने वाला जो क्वेश्चन का बैंक है वो आपके लिए आसान हो जाता। देखिए, श्रीलंका की कितने प्रतिशत आबादी सिंगली भाषा बोलने वाली है? 74%। बिल्कुल आसान हो जाता है। अगला सवाल हमारा आ जाता है कि श्रीलंका का कितने प्रतिशत आबादी है? मैंने बता दिया आपको, सिंगली भाषा बोलता है 74%। और तमिल भाषा बोलने वाले कितने हैं? 18%। अगला सवाल है कितने प्रतिशत तमिल स्थानीय हैं और कितने प्रतिशत तमिल भारतीय हैं? अलग अलग भी सवाल इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि दोनों को इकट्ठा पूछा जाए। तो हम देखते हैं कि 13% स्थानीय तमिल हैं, तमिल भाषा बोलने वाले हैं, और 5% भारतीय लोग हैं, जो तमिल भारतीय जो भारत से स्थानांतरित होकर के श्रीलंका में ही बस गए, वहां के निवासी बन गए, वहां की सिटीजनशिप ले ली। तो 5% लोग भारतीय हैं। अब देखिए, श्रीलंका की कितने प्रतिशत आबादी ईसाई है? ये मैंने बताया था आपको, इससे जब निर्जातीय संरचना की हम लोग बात कर रहे थे। तो 7% ईसाई हैं, और ये दोनों भाषाएं बोलते हैं। कुछ कुछ बोलते हैं सिंगली भाषा और कुछ बोलते हैं तमिल भाषा। तो इस तरह से ये निर्जातीय संरचना पर कुछ सवाल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल बनता है, और मेरे को अनुमान है मेरे उत्तर देने से पहले आपको इसका जवाब आता होगा। श्रीलंका में गृह युद्ध किन लोगों के मध्य चढ़ा था? वहां पर गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध होता है जब देश के व्यक्ति आपस में ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं। जब एक समूह का दूसरे समूह से झगड़ा हो जाता है, जब शासन व्यवस्था संभल में नहीं आती, पुलिस के नियंत्रण से स्थिति बाहर चली जाती है, उस स्थिति को गृह युद्ध कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद है। तो जो सिंघली हैं वो बहुसंख्यवाद को फॉलो करते हैं, और तमिल के अधिकारों से उनको वंचित किया जाता है। इसलिए जो तमिल है वहां पर और जो सिंघली हैं उनके बीच में गृह युद्ध की नौबत आ गई है, बहुसंख्यवाद की वजह से। आगे देखते हैं। सिंघली तथा तमिल के मध्य में गृह युद्ध हुआ था। और ये जो एक्ट है, एक बार सवाल आ सकता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद को माना जाता है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसके लिए जरूरी है हमें श्रीलंका में 1956 में कुछ कानून बनाए गए थे, इनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये जो कानून बनाया गया था, इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे, क्या क्या संविधान में संशोधन किए गए थे, जिसकी वजह से वहां पर गृह युद्ध होता है। जो तमिल हैं वो अपने आप को शोषित महसूस करते हैं, और जो सिंघली हैं वो तमिल्स को दबाते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं। तो पहली बात है, सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब जब एक देश में केवल 2 समूह होंगे, एक सिंघली बोलता होगा और एक तमिल बोलता होगा, और तमिल की भाषा पर ध्यान ना दिया जाए और दूसरी भाषा को राज्य भाषा बना दिया जाए, तो यस, गृह युद्ध होगा। तो पहली बात है, सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। और दूसरी बात है, क्योंकि बहुसंख्यवाद है, तो जो भी कोई सरकारी नौकरी होगी उन पर सबसे पहला अधिकार सिंघलियों को होगा। उसके अलावा एक और अत्याचार उन्होंने वहां पर किया हुआ है कि केवल बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म को कौन मानते हैं? सिंघली। तो बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। और जो तमिल हैं, जो खास करके हिंदू भी हैं, और हिंदू जो हैं उनको अपने धर्म को पोषित करने का उतना अधिकार नहीं है जितना सिंघलियों ने बौद्ध धर्म को पोषित करने का लिया हुआ है। इस तरह से ये जो 1956 का एक्ट है, इनकी 3 बातें हैं। सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, सरकारी नौकरियों पर सिंघलियों का अधिकार कर दिया, और बौद्ध को धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। इसके बाद है, इसी से संबंधित सवाल है कि सिंघली
किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया श्रीलंका में? कब? सिंगली भाषा को दिया गया। कब दिया गया? 1956 में, क्योंकि 1956 में कानून बनाया था। उसके बाद अगला सवाल है, श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है, मैंने अभी आपको बताया था। यहां पर बता रखा है बौद्ध को, तो बौद्ध को राजकीय धर्म बनाया गया। ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका बड़ा सवाल भी आता है, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाए तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, बेल्जियम में संविधान में कितने संशोधन किए गए? वहां पर प्रॉब्लम क्या थी? दो भाषा थी, डच वाले बहुसंख्यक थे, फ्रेंच और जर्मन जो थे वो अल्पसंख्यक थे। तो क्या हुआ वहां पर कि डच वाले और फ्रेंच वालों में झगड़ा किस बात पर था कि जो फ्रेंच थे वो ज़्यादा, उनको शिक्षा मिली हुई थी, उनका आर्थिक संसाधनों पर ज़्यादा नियंत्रण था, जबकि डच कहते थे क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं इसलिए इन चीज़ों पर अधिकार उनका होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर डिस्प्यूट था, और उस डिस्प्यूट को हटाने के लिए क्या किया गया? 1970 और 1993 के बीच में, इन 23 वर्षों के बीच में संविधान में संशोधन किए गए। और संशोधन कितने किए गए? 4। इन 4 संशोधनों में देखेंगे, पहली बात तो केंद्रीय सरकार, और दूसरी है राज्य सरकार, तीसरी है ब्रसल्स की अलग सरकार, और चौथी है सामुदायिक सरकार। अब आप इन 4 चीज़ों को अपनी बुक में पढ़ेंगे कि केंद्रीय सरकार में क्या व्यवस्था की गई, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार से हटा दिया गया, ब्रसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई, और एक सामुदायिक सरकार बनाई गई जिसमें जर्मन भाषाओं पर भी ध्यान दिया गया। तो इस तरह से ये सवाल है कि 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 4। उसके बाद है भारत के बारे में, तीसरा देश। बेल्जियम के बारे में हमने बात की, श्रीलंका के बारे में हमने बात की, अब हम भारत के बारे में बात करते हैं कि भारतीय सरकार के कितने अंग हैं। सरकार के अंगों की जहां तक बात है, 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। देखिए, जो विधानपालिका होती है उसका कार्य होता है कानून को बनाना, और जो कार्यपालिका होती है उन कानूनों को, उन पॉलिसीज को लागू करवाना देश में। और न्यायपालिका, जब भी किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए, चाहे वो डिसीजन नागरिक डिस्प्यूट जो है नागरिक और नागरिक के बीच में हो, या नागरिक और राज्य सरकार के बीच में हो, या राज्य और राज्य सरकारों के बीच में हो, या राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में हो, जब भी कोई मतभेद होगा तो न्यायपालिका उस मतभेद को के बीच में मध्यस्थता करेगी, और जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करेगी। अगला सवाल है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? संघीय सरकार। अगर आपको संघीय सरकार के बारे में सुनना है तो आप आगे जाएं और उस बात को देखें। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, इसी तरह से मैं प्रत्येक अध्याय के चैप्टर जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करूंगा। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं। संघीय सरकार, तो एक एकात्मक सरकार होती है, एक संघीय सरकार होती है। बेल्जियम में क्योंकि सत्ता की बंटवारा किया हुआ है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और ब्रसेल्स सरकार में, इसलिए बेल्जियम में सरकार है संघीय प्रकार की। और जो श्रीलंका है वहां पर बहुसंख्यवाद है, क्योंकि मैंने अभी बताया क्या होता है, वहां पर सरकार है एकात्मक। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, ये भी मुझे लगा कि ये कहानी दी हुई है, ये भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो खलील नाम का आदमी है वो किस शहर में रहता है? बेरूत। बेरूत जो है राजधानी का नाम है लेबनान में। आप देखेंगे कहानी दी हुई है, उस कहानी में इस कैरेक्टर का जिक्र किया हुआ खलील का। और एक बार ये सवाल आया भी था, जो खलील है वो कहाँ का रहने वाला है? बेरूत का। और जो बेरूत है वो लेबनान की राजधानी है, और लेबनान जो है एशिया का एक देश है। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ पर किए थे? राजस्थान में। देखिए, जो परमाणु परीक्षण होते हैं या तो वो रेगिस्तान में होते हैं या कभी कभी समुद्र में भी हो जाते हैं, ठीक है। और रेगिस्तान में करना इसको ज़्यादा ज़्यादा श्रेयकर रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है। तो जो हमारे परमाणु परीक्षण हैं ये भी हमारे इस बुक में दिया हुआ है, वो राजस्थान में हुए थे। एक सवाल ये भी दिया हुआ है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ चुना गया? ये बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रसल्स में, पूरे यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसल्स में है। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपके अगले चैप्टर में जिसका नाम है संघवाद, संघीय, उसमें बहुत सहयोग करेगा। इसलिए इस बात को अभी समझ लें कि विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था 3 अंग होते हैं। एक होता है विधानपालिका, एक होता है कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका।
ये 3 अंग हैं और ये तीनों के तीनों अंग जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। विधानपालिका कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून को लागू करता है और न्यायपालिका किसी भी प्रकार के मतभेद को दूर करता है। तो ये जो सत्ता का बंटवारा है अंगों के बीच में, ये कैसा है? इसको बोलते हैं क्षैतिज, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेटा हुआ। यानी ये तीनों अंग हैं, ये अंग इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के अधीन काम नहीं करते। कौन कौन से? विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये कैसा वितरण है? क्षैतिज वितरण, ऐसे लेटा हुआ। उसके बाद है जो उच्चतर व निम्नतर सत्र की सरकारों के बीच में सत्ता को बंटवारे को क्या कहते हैं? ये कैसा बंटवारा होता है? सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकार होती है, और भारत में तो एक और बंटवारा है स्थानीय सरकारों का। तो ये जो सरकारी का जो बंटवारा हो रहा है सत्ता का, इसको कैसे कहते हैं? इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। एक बार इसको देख लेना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कैसे? ये ऐसे, ऊपर केंद्रीय सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार, तो ये ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ये सवाल अगला है हमारा कि लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में सत्ता होती है। यह हमारा आखिरी सवाल है। आपको ये अगर ठीक ठाक लगे हों, मैंने प्रयास किया कि सभी सवालों को इसमें लिया है। अगर आपको सही लगता है और दूसरे को चैप्टर के भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे चैप्टर का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।